सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। सो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। सो आज के इस एपिसोड का हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एबनॉर्मेलिटी। एबनॉर्मेलिटी का वर्गीकरण इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्राइटेरिया ऑफ एबनॉर्मेलिटी, यानी कि एबनॉर्मेलिटी की क्राइटेरिया क्या होती है, ठीक है। और इससे मतलब कि हम लोगों ने एबनॉर्मेलिटी का एक सीरीज शुरू किया, यानी कि हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी का सीरीज शुरू किया गया, ठीक है। सो एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या होता है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या होता है, इसके मतलब कि क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। एबनॉर्मेलिटी क्या होती है, हम लोगों को एबनॉर्मल साइकोलॉजी को स्टडी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। यह सब सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उन सारे एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई बटन में मैं दे दूंगा। आप वहां से इन सारे एपिसोड को देखने के बाद आप यह समझ पाएंगे कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी होता क्या है। सो इस एपिसोड में बेसिकली हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एबनॉर्मेलिटी को समझेंगे, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एबनॉर्मेलिटी, द क्लासिफिकेशन ऑफ एबनॉर्मेलिटी also known as the classification of mental disorders। मेंटल डिसऑर्डर्स को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि मेंटल डिसऑर्डर्स होते क्या है। सो मेंटल यानी कि मानसिक और डिसऑर्डर्स का मतलब होता है विकार, यानी कि मानसिक विकार। मेंटल डिसऑर्डर्स का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को, अगर किसी को मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की बीमारी है तो उसको मेंटल डिसऑर्डर्स की बीमारी उसको बोल सकते हैं। So the classification of abnormality, also known as the classification of the mental disorders or psychopathology, involve categorizing and organizing different type of psychological and behavioral abnormalities और diagnostic and treatment purpose। यहाँ पे एक वर्ड आया है साइकोपैथोलॉजी, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी इसी एपिसोड में कि साइकोपैथोलॉजी होता क्या है, इसका रूट क्या है, इसका ओरिजिन क्या है और साइकोपैथोलॉजी वर्ड का क्या मतलब होता है। सो हम लोगों ने भी पीछे एक वर्ड देखा था साइकोपैथोलॉजी, तो साइकोपैथोलॉजी को हम लोग समझते हैं बेसिकली इसका रूट क्या है। So the term psychopathology has its root in Greek. It derived from two Greek words. Number first is psych. Psych meaning mind or soul, यानी कि psych का मतलब क्या होता है, mind और soul यानी मस्तिष्क या आत्मा से लिया जाता है। And pathos का meaning होता है suffering or disease. Therefore, the literal translation of psychopathology is the study of the soul or mind सफरिंग, यानी कि आत्मा या मन की पीड़ा का अध्ययन। किसका? आत्मा या मन की पीड़ा का अध्ययन क्या होता है, साइकोपैथोलॉजी होता है। सो हम लोग यह कह सकते हैं विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच इज डील विद द मेंटल डिसऑर्डर्स और द स्टडी ऑफ द सोल और माइंड सफरिंग इज कॉल्ड साइकोपैथोलॉजी। देयर आर वेरियस अप्रोचेस टू क्लासिफाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर एंड वन ऑफ द वाइडली यूज्ड सिस्टम्स is the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, जिसको हम DSM के नाम से भी जानते हैं। इन नंबर सेकेंड है द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, जिसे हम ICD के नाम से जानते हैं। सो बेसिकली अगर हम DSM यानी कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स एंड इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज यानी कि ICD, इन दोनों के बारे में डिस्कस करें तो देखिए DSM क्या होता है। DSM एक तरीके से एक लेख है, एक पुस्तक है जिसमें एबनॉर्मेलिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है कि एबनॉर्मेलिटी होती क्या है, इसकी क्राइटेरिया, इसके आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक्स, यह सारी चीज़ें DSM के अंतर्गत डिस्कस की गई है। DSM का पूरा नाम क्या होता है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। एंड ICD क्या होता है, ओके ICD बेसिकली उसी तरीके से होता है जिस तरीके से DSM है, लेकिन DSM जो है पर्टिकुलर डेडिकेटेड है किसके ऊपर, मेंटल डिसऑर्डर्स के ऊपर, यानी कि मानसिक बीमारियों के ऊपर मतलब कि डेडिकेटेड है, ठीक है, डायग्नोस्टिक्स इन सब सारी चीज़ों से रिलेटेड। लेकिन ICD डिफरेंट हो जाता है। हम लोग डिस्कस करते हैं आगे डिटेल में कि DSM और ICD होता क्या है और DSM और ICD में अंतर क्या होता है। सो अब हम लोग डिटेल में समझते हैं DSM को। DSM का पूरा नाम होता है द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, जिसे हिंदी में मानसिक विकारों का निदान और सांख्यिकी मैनुअल भी कहते हैं,
ठीक है। द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स DSM is a comprehensive classification system and a diagnostic tool used by mental health professionals to identify and categorize mental disorders। एक तरीके से DSM की बात करें तो DSM एक तरीके से उपकरण है, एक टूल है। ये टूल किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल यानी कि पेशेवर जो होते हैं, यानी कि जो मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति का इलाज करते हैं, उनके द्वारा यह टूल का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि DSM एक पुस्तक है, एक लेख है जिसको पब्लिश किया था अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन यानी कि APA ने। ओके, It provides a standardized criteria set for the classification and the diagnosis of various psychological conditions। यह विभिन्न मनोवैज्ञानिक स्थितियों के वर्गीकरण और निदान के लिए निर्धारित मानकीकृत मानदंड प्रदान करता है। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, द DSM इज पब्लिश बाय द अमेरिकन साइकियाट्रिक्स एसोसिएशन यानी कि APA। अब हम लोग यह भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसका पर्पज क्या होता है, आखिर इसको पब्लिश करने का उद्देश्य क्या था और इसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ। तो पहले हम लोग डेवलपमेंट एंड अपडेट समझते हैं। सो द DSM हैज अंडरगॉन सेवरल रिवीजन सिंस इट्स इनिशियल पब्लिकेशंस इन 1952, यानी कि 1952 में अपने प्रारंभिक प्रकाशन के बाद से DSM में कई संशोधन हुए। यानी कि अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है कि DSM फर्स्ट टाइम में कब पब्लिश हुआ था। सो 1952 ईस्वी में फर्स्ट टाइम पे मतलब कि पब्लिश किया गया था DSM को। Each new editions reflect advancement in the understanding of mental health and the evolving conceptualization of mental disorders। प्रत्येक नया संस्करण मानसिक स्वास्थ्य की समझ और मानसिक विकारों की विकसित अवधारणा में प्रगति को दर्शाता है। द DSM 5th यानी कि DSM 5th का मतलब हो गया DSM का 5वां एडिशन, जो कि रिलीज्ड इन 2013 इन द मोस्ट रिसेंट वर्जन, यानी कि 2013 में जारी हुई थी DSM की 5th एडिशन, जो सबसे नवीनतम संस्करण है। ठीक है, इसका पर्पज क्या है? तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि DSM का डेवलपमेंट यानी कि फर्स्ट टाइम पे DSM को पब्लिश किया गया था 1952 में। अब इसका मतलब कि पर्पज क्या था? जैसा कि हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट जब डेवलप कर रहे थे तो उस टाइम पे हम लोगों ने भी समझा था कि DSM होता क्या है। तो DSM एक तरीके से टूल है। इस टूल का इस्तेमाल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स यानी कि मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों को इलाज करने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं DSM टूल का। ठीक है, DSM में बेसिकली वो सारे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्राइटेरियाज एंड मतलब कि स्टैंडर्डाइज्ड मानक दिए गए हैं। ठीक है, जिसको देखने के बाद यह पता लगाया जा सकता है कि वो व्यक्ति मेंटल रूप से बीमार है, उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज है, मेंटल रिलेटेड हेल्थ इश्यूज है। सो पर्पज इसका यही था। द प्राइमरी पर्पज ऑफ द DSM is to provide a standardized widely accepted system for classifying mental disorder, यानी कि DSM का प्राथमिक उद्देश्य मानसिक विकारों को वर्गीकृत करने के लिए एक मानकीकृत और व्यापक रूप से स्वीकृत प्रणाली प्रदान करना है। It serves as a common language for clinicians, researchers and other mental health professionals या चिकित्सकों, शोधकर्ताओं और अन्य मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए एक आम भाषा के रूप में कार्य करती है। अब हम लोग इसके ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं, यानी कि इसको किस तरीके से संगठित किया गया है, इस लेख को, इस पुस्तक को। सो द DSM 5th organized into 3 main sections। फर्स्ट, बेसिक एंड यूज ऑफ द DSM 5th की मूल बातें और उपयोग, यानी कि DSM की मूल बातें और उपयोग सेक्शन फर्स्ट में है। द सेक्शन प्रोवाइड एन इंट्रोडक्शन इंटरेक्शंस फॉर यूजिंग द मैनुअल एंड एन ओवरव्यू ऑफ चेंज फ्रॉम द प्रीवियस एडिशन। यह अनुभाग एक परिचय, मैनुअल का उपयोग करने के निर्देश और पिछले संस्करण में परिवर्तनों का आकलन प्रदान करता है। सेक्शन सेकेंड, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड कोर्स, नैदानिक मानदंड और कोड उसमें बताया गया है। दिस सेक्शन आउटलाइन स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिंग individuals mental disorders including the symptoms and duration required for each diagnosis। यह खंड व्यक्तिगत मानसिक विकारों के निदान के लिए विशिष्ट मानदंडों की रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें प्रत्येक निदान के लिए आवश्यक लक्षण और अवधि शामिल है। एंड सेक्शन थर्ड, इमर्जिंग मेजर एंड मॉडल, उभरते उपाय और मॉडल्स। दिस सेक्शन इंक्लूड्स असेसमेंट टूल्स,
cultural formulations and conditions for future research। खंड में मूल्यांकन उपकरण, सांस्कृतिक सूत्रीकरण और आगे की शोध के लिए शर्तें शामिल हैं। सो यह रहा डीएसएम का बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी कि डीएसएम के बारे में हम लोगों ने बेसिक ओवरव्यू को समझा। डीएसएम बेसिकली एक टूल है, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज को आइडेंटिफाई करने के टूल्स दिए गए हैं, बहुत सारे मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए टूल दिए हैं। सो डीएसएम इज अ वैल्यूएबल टूल इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ, aiding clinicians in making consistent and reliable diagnosis। डीएसएम मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मूल्यवान उपकरण है जो चिकित्सकों को सुसंगत और विश्वसनीय निदान करने में सहायता प्रदान करते हैं। द डीएसएम is a valuable tool in the field of mental health, aiding clinicians in making consistent and reliable diagnosis। तो गाइस आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग आईसीडी को डिटेल में समझेंगे। कीप साइनिंग गाइस, लव यू।